हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। नया एजुकेशनल चैनल इनक्रेडिबल एजुकेशन मस्ती में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं कंटिन्यूटी नहीं कर पाया। एक दिन लाइट नहीं थी, दूसरा दिन मेरा कुछ काम पड़ गया, इसके लिए आई एम सॉरी। मैं आगे से कंटिन्यू मेंटेन रखूंगा। दोस्तों, जैसा कि हम लोग को बोर्ड में भी प्रॉब्लम आ रही थी, उस पर क्लियर नहीं दिख रहा था, मैंने बोर्ड भी मैनेज कर लिया। दोस्तों, अब लोग हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, बस आप लोग काफी बच्चे जो हैं, काफी स्टूडेंट वीडियो को फुल नहीं वॉच करते हैं, बीच में स्किप कर देते हैं। जब फुल वॉच नहीं करेंगे उनको क्या समझ में आएगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। कंटेंट समझने के लिए फर्स्ट से आपको लास्ट तक चलना पड़ता है, किसी चीज को जानने के लिए, किसी चीज को बारे में समझने के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों को फुल वॉच वीडियो देखिए। जो नए चैनल पर नए हैं, आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब बटन सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि उनको टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं। आज हम लोगों को बात करना है इस टॉपिक पे, क्रोमोसोम गुड शूट। जैसा कि दोस्तों क्रोमोसोम गुणसूत्र, हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों, क्रोमोसोम गुणसूत्र। जैसा कि आप लोग इसे हूबहू कुछ न कुछ परिचित तो होंगे। 6, 7, कोई 6, 7, 8, 9, 10 तब तो नॉर्मल सबको पढ़ना होता है, तो आप लोग कुछ न कुछ इससे परिचित तो होंगे ही। दोस्तों, अभी हम लोग सेल में चर्चा कर रहे थे। सेल में हम लोग पढ़े सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, थर्ड हम लोग क्या चल रहा था, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हम लोग न्यूक्लियस के अंदर ही चल रहा है अभी। न्यूक्लियस हमने क्या देखा था, न्यूक्लियस में हम लोग देखे थे कि न्यूक्लियस में केंद्रक, उसमें 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक कला। सेकेंड न्यूक्लियोप्लास्ट आर न्यूक्लियोसेल। थर्ड क्या था, न्यूक्लियोलस। फोर्थ क्या था, क्रोमेटिन धागे। जो आप लोगों को क्रोमोसोम यहां लिखा दिख रहा है, बना कैसे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि धागे जैसी संरचना होती, स्ट्रक्चर होता है। वो धागे एक दूसरे के ऊपर लेयर यानी कि जाल जैसी संरचना बना लेते हैं, जिसे हम लोग क्रोमैटिक रेटिकुलेशन कहते हैं, क्रोमैटिक जालिका बोलते हैं। ये जो जाल बनाते हैं, इनके शिराओं पे एक कहीं पे मिले नहीं होते, आपस में कहीं जुड़ते नहीं है। जब इनका कोई इसका विभाजन होता है, डिवीजन होता है, तो छोटे छोटे पार्ट में फिर से टूट जाते हैं। टूटने के बाद जब ये टूट के अलग हो जाते हैं, तो कंट्रक्शन सिकुड़न होती है, अब मोटे हो जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बारे में हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं, क्रोमोसोम से आगे हम लोग चलते हैं। दोस्तों, क्रोमोसोम
कैसे बना, इसको मैंने आप लोगों को बता दिया। क्रोमोसोम के बारे में जानने के लिए एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि इस पे मैं सर्च करूंगा। सर्च कर रहे थे। उनका नाम है स्टार्नबर्गर। स्टार्नबर्गर जी 1875 में इस पे रिसर्च शुरू कर दिए। देखते गए, समझते गए। जब इन्होंने देखा, समझा, तो इनको कुछ चीजें मिली। इन्होंने कहा कि क्रोमोसोम का काम है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का कार्य कौन करता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जैसे गांव में या हर जगह सब बोलते हैं, उनका बेटा उनके ही जैसा करता है, उनका ही लक्षण है, यही है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम यही ले जाता है कैरेक्टरिस्टिक, उनका लक्षण उनके बेटे में ले जाता है, उनकी मम्मी का लक्षण उनके बेटे में ले जाता है। कौन है? क्रोमोसोम। ये ट्रांसफर होते रहते हैं। इसके बारे में इन्होंने सब कुछ बताया, लेकिन एक चीज इन्होंने नहीं बता पाया, इसका नाम नहीं बता पाया कि क्या रखा जाएगा। फिर एक सेकंड साइंटिस्ट आए, बोल्डेयर जी। फर्स्ट साइंटिस्ट थे, सेकंड साइंटिस्ट आए बोल्डेयर जी। बोल्डेयर जी ने 1889 में एबीसी इस पे रिसर्च शुरू कर दी। कहीं क्या दिक्कत आ रही थी कि इसका नाम अभी तक नहीं पता चला। तीनों ने भी वही चीज सेम पाया जो मिला था स्टार्नबर्गर को। 14 साल लग गए। फोर्टीन ईयर बाद बोल्डेयर जी बताए कि इसका नाम क्रोमोसोम गुणसूत्र रखा जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर आगे क्या हुआ, जब इन्होंने बता दिया तो मैट्रिक्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैट्रिक्स प्लस डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इक्वल टू क्रोमोसोम। मैट्रिक्स जो है एक लिक्विड मैटर है। मैट्रिक्स लिक्विड मैटर है, द्रव्य पदार्थ है। यह द्रव्य पदार्थ है। इसके अंदर क्रोमैटिन धागे होते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को जब न्यूक्लियोलस केंद्रिका पढ़ा रहा था, तो वहां पे आप लोगों को मैंने डिस्कशन किया था। अगर आप लोगों को यहाँ नहीं समझ में आता है, पीछे वाली वीडियो आप लोग वॉच कर लीजिए, देख लीजिए, तो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों ये क्या था? क्रोमैटिन धागे का बना होता था। क्रोमैटिन, यह क्रोमैटिन
हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ था। हिस्टोन प्रोटीन जो था, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए इक्वल टू क्रोमोसोम। हिस्टोन प्रोटीन जो डीएनए था, हिस्टोन प्रोटीन का बना होता था, जिससे हम लोग क्रोमोसोम नाम। आई होप हिस्टोन प्रोटीन, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डीएनए किसका होता था। हिस्टोन प्रोटीन। बहुत सारे एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन पुट किया जाता है। दोस्तों आइए हम लोग, इतना तो समझ में आ गया, बाकी आइए हम लोग डायग्राम के थ्रू देखते हैं ये वर्कआउट कैसे करता है। दोस्तों आप लोग मेरे साथ वीडियो जैसे जैसे वॉच करते हैं, आप लोग नोट्स बनाते चलिए, जिससे आप लोगों को रिवीजन करने में बेनिफिट होगा, बेनिफिशियल आप ही लोगों के लिए हो। ज्यादा से ज्यादा आप लोग रिवीजन करिए, जो भी प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट करिए कि शायद ये प्रॉब्लम है, मैं उसका सलूशन निकाल दूंगा। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं इसका डायग्राम। आइए हम लोग डायग्राम देखते हैं। मेरे साथ आप लोग भी बनाते चलिएगा, क्योंकि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप 2 पेज पढ़िए, एक टॉपिक पढ़िए, तो आप क्लियर पढ़िए। कितना स्टूडेंट बोलते हैं कि मैंने 2 बार 3 बार बुक पढ़ी। अरे पढ़ने से भाई क्या मतलब है जो कुछ समझ में नहीं आए। मेरे कहने का सेंस यही है कि जितना पढ़िए सॉलिड पढ़िए, कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछिए, सीधे उसका आंसर दीजिए। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। हम लोग बना रहे हैं क्या, गुणसूत्र। दोस्तों यही होता है दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप लोग भले भार परिचित होंगे इससे, देखिए रस्सी जैसी धागे जैसी संरचना बनी है ना, यही क्रोमैटिन है। हम लोग जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य यही वर्क करता है। इसमें क्या क्या होता है, जैसा मैंने आप लोगों को अभी बताया,
देखिए दोस्तों, ये जो हम लोग का डायग्राम है, ये जो बड़ा पार्ट है ये सेंट्रोमियर है। जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी संकीर्ण। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी प्राथमिक संकीर्ण, प्राथमिक संकीर्ण, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, द्वितीय संकीर्ण। आई होप दोस्तों इतना तो समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं, ये क्या है, लास्ट पोर्शन है जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, आप लोग किसी से जानते हैं? चलिए आप लोग लिए छोड़ देता हूं, इसको बाद बताएंगे। ये वाला एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं पेलिकिल। यहां पे पेलिकिल पाई जाती है दोस्तों। फिर यहां पे मैट्रिक्स, इससे तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे। आप लोग मैथ में भी पढ़े होंगे इसको, लेकिन मैथ में दूसरा सेंस होता है, यहाँ पे दूसरा सेंस होता है। फिर मैट्रिक्स हो गया, सेंट्रोसोम मैट्रिक्स, क्रोनोमेटा, फिर आगे क्या होता है दोस्तों, आइए दोस्तों इसका याद हुआ कुछ? इसको क्रोनोमियर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोनोमियर। इसको आप लोग बताइए दोस्तों क्या है? टीलोमियर। आप लोग इसे सुने होंगे कभी, टीलोमियर। आप लोग कभी सुने होंगे कि पहले जो ह्यूमन बीन होते थे एक चिंपैंजी की तरह होते थे, इनको भी टेल पोच होती थी, उसी टेलोमियर उसी से बना हुआ है। अब तो यहाँ पे नहीं है, ह्यूमन बीन अब नहीं पाया जाता है, उसी का पार्ट है। टेल से टेल पोच होता है, टेल से टेलोमियर, वही चीज है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा अच्छी तरह। हम लोग अब देखते हैं
मैंने आप लोगों का डायग्राम बता दिया। देखिए दोस्तों, डायग्राम में मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। मैंने अभी क्या बताया आप लोगों को, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो था एक लिक्विड पार्ट, लिक्विड मैटर था। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज ए लिक्विड मैटर and क्रोमोमेटा या क्रोमेटिन धागे एंड क्रोमेटिन थर्ड क्रोमेटिन धागे is around pedicle membrane मेरे कहने का सेंस है मैट्रिक्स क्रोमेटिन की चारों तरफ एक मेम्ब्रेन की झिल्ली पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है जिस झिल्ली का नाम है पेडिकिल। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को पीछे बताया था, यह किसका बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन का। जब ये हिस्टोन प्रोटीन आगे चल के कोशिकाओं में विभाजित होते हैं तो दो पुत्री, जिसको आप लोग सुने होंगे दोस्तों, सिंगुलर क्रोमोमेटा, सिंगुलर क्रोमोमिनियम या क्रोमोमेटा कहते हैं। इसी सबको मिलकर ये क्रोमोमेटा बनता है। यहां से तो यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों। फिर हम लोग आगे देखते हैं, जब एक क्रोमोमेटा कोशिका विभाजित हो जाते हैं तो पार्ट में टूटना शुरू हो जाते हैं। जब पार्ट में टूट के सिकुड़न, कंट्रक्शन होता है इनका, कंट्रक्शन होने के बाद क्रोमोमियर का रूप ले लेते हैं। क्रोमोमियर का रूप ले लेते हैं। फिर आगे चल के एक जगह थोड़ा सा दब जाते हैं। जहां जिस पार्ट पे दबते हैं उस पार्ट को सेंट्रोमियर कहते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को डायग्राम में बताया। सेंट्रोमियर जहां दबते हैं उतना पार्ट को, जो स्पेस होता है यहां से लेके यहां वाले जितना पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कंट्रक्शन, प्राथमिक संकीर्णन। फिर ये अपना रूप फिर बदल लेते हैं, पहले जैसे हो जाते हैं। फिर आगे चलते हैं तो सेकेंडरी कंट्रक्शन। सेकेंडरी कंट्रक्शन के बाद एक गांठ जैसी संरचना बना लेते हैं, जिन संरचना को हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। एक पॉइंट में मिस कर गया था दोस्तों, क्रोमोमेटा
मड़ के माला के जैसे होते हैं। उसी तरह वर्कआउट करते हैं, अपना वर्क को करते हैं। लास्ट हम लोग देखेंगे टेलोमियर। टेलोमियर जो है, जैसा कि मैंने बताया, एक लास्ट पार्ट होता है, अंतिम भाग होता है उसका। इसी पर हम लोग टोटल काम करेंगे आगे। क्रोमोसोम के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या 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 है इसमें और पाया जाता है आगे, तो हम लोग आगे इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। इसमें हम लोग देखेंगे आगे, हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोप्लाज, जैसा कि आप लोगों मैंने बताया था। पहला मैंने बताया था किसका बना था, दूसरा मैंने बताया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बताया था किसका बना था। फिर बताया न्यूक्लियोप्लाज्म किसका बना। फिर न्यूक्लियोलस कैसे क्या वर्कआउट किया, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से डिस्कशन कर चुके हैं। तो हम लोग उसको आगे देखेंगे। मैं 5 मिनट और आप लोगों को लेना चाहता हूं दोस्तों। 5 मिनट में मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप लोगों से क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन बन के आता है एग्जाम में। ह्यूमन बीइंग कि किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? आप लोगों से एक क्वेश्चन है। ह्यूमन बीइंग, मानव जात, फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोग 4-5 मिनट डेली क्वेश्चन पे बात करेंगे। मानव जात कि किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? यूपी पीसीएस मेंस का क्वेश्चन, केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग देखे होंगे स्किन, ये वाला जो स्किन हम लोग स्किन पे नहीं केंद्रक पाया जाता है। त्वचा। सेकंड, जो आंख में लेंस होता है उसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेंस। मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से और है, क्रोमैटिन थ्रेड्स, क्रोमैटिन धागे में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, सेकंड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ chromatin threads, सबसे क्रोमैटिन धागे में सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? दोस्तों न्यूक्लियस केंद्र।
न्यूक्लियस। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मैं पढ़ाया भी हूं, बताया भी हूं कि केंद्रक न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, किस सन में की थी। ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ईयर तो कम पूछे जाते हैं लेकिन खोज पूछ लिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपका, तो इसका आंसर रॉबर्ट ब्राउन कब किए थे? 1831 में। तो इनको साइज भी मिला था कुछ अंडे जैसा, राउंड गाढ़ा पदार्थ से मिला था इनको। दोस्तों ये सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे, पीछे का भी लास्ट में 5-7 मिनट देखते रहेंगे। वीडियो मेरा थोड़ा लंबा हो जाता है लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चाहें तो मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट देता रहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि सैटरडे को क्वेश्चन पे बात हम लोग करेंगे। संडे को जितना हम लोग 1 वीक में मंडे टू फ्राइडे पढ़ेंगे उसको एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे। इससे हम लोग का क्या होगा, हम लोग सारे चैनल से आगे जाएंगे। अपने कंपटीटर में जितना कंपटीटर है सारे लोगों से आगे निकलने की कोशिश करेंगे। हम लोग कुछ अलग पढ़ाई के तरीके अपनाएंगे जिससे आरआरबी एनटीपीसी तक ही नहीं सीमित, आगे भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। जैसा कि यूपी लेखपाल की आने वाली है, ग्राम सेवक अधिकारी की आने वाली है, यूपी पीसीएस की आने वाली है, सिविल तक कवर करूंगा दोस्तों, स्टेट पीसीएस वहां तक क्वेश्चन कवर करूंगा। कर रहा हूं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस स्टेट पीसीएस के ही हैं। हम लोग अच्छी तरह से गहन अध्ययन करेंगे। दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, जिससे भी मुझे भी मोटिवेट मिलेगा कि मैं अच्छा कंटेंट दे रहा हूं, अब उससे भी अच्छा देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें यार, अपने दोस्तों को बताएं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, उसके बगल में एक घंटा होगा उसको बजा दें, ताकि टाइम टू टाइम आपके दरवाजे तक घंटे की आवाज पहुंचती रहे। अगर मैं यहां पे कुछ भी करता हूं तो जिससे कि आप लोग पता चल जाएगा कि घंटा बज गया है, यानी कि कुछ नया होने वाला है। दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा चाहूंगा दोस्तों। जो क्लास मिस हुई थी उसके लिए आई एम सॉरी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।